सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हम आपकी 12th क्लास की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं और इसके 2 पार्ट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उसको चेकआउट कर लें ताकि आप इस वीडियो लेक्चर को उससे कम्युनिकेट कर सकें। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट इस चैप्टर का जो है उसको डिस्कस किया था और यहाँ पर जो हमने लेक्चर छोड़ा था कि वो कौन से 4 राज्य हैं जिन्हें भारत संघ में शामिल करने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दूसरे लेक्चर जो हमारा स्पेसिफिक था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर था कि किस प्रकार उन्होंने भारत में 565 देसी रियासतों को एकीकृत करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं 4 राज्यों को जो कि भारत संघ में शामिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। बेटा आपको सिलेबस क्लियर है सभी को? सिलेबस में कोई डाउट? देखो जो नहीं आ पा रहे हो कम से कम YouTube से लाभ ले लो। तो आज की जो बेसिक चर्चा है, आज की जो बेसिक क्लास है उसमें हम उन राज्यों की चर्चा करेंगे जिन्हें भारत संघ में शामिल करने में जो है वो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ पर हम आज शुरुआत करेंगे पहले राज्य से जो कि अभी वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में भी उसके अंदर बहुत सारा कम्युनिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा जो प्राइम हेडर है वो क्या है? भारत संघ में कठिनाइयों के साथ शामिल राज्य। ये क्या है? हमारा आज का बेसिक इशू है जिसके अंदर हम अलग अलग राज्यों की चर्चा करेंगे जिन्हें भारत संघ में शामिल करने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या डिस्कस कर लिया है कि 565 देसी रियासतों को मिलाने में सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाई और आज़ादी से पहले ही क्या है उनको भारत संघ में शामिल कर लिया गया। इज दैट क्लियर बेटा? इसमें यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद कुछ ऐसे राज्य थे जिनके साथ हमने प्रीवी पर्स के माध्यम से कम्युनिकेशन किया और वो भी भारत संघ में शामिल हो गए। इसके बावजूद अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे राज्य थे जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे, बहुत ज़्यादा समस्यात्मक थे। उनमें से सबसे पहले राज्य की बात करूं तो वो था कश्मीर। क्या था? कश्मीर, या आप पूरा भी लिख सकते हैं जम्मू एवं कश्मीर। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक सेक्टर है वो जम्मू में नहीं है, वो मोस्टली कश्मीर में है। तो इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा टेरिटरी को देख लेते हैं कि भारत की जो टेरिटरी है वो किस तरीके से है ताकि आप इसको ज़्यादा डिटेल में समझ पाएँ। देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा ऊपर का ही मानचित्र बना रहा हूँ। ये वर्तमान नहीं है, ये हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। इधर का हिस्सा कहलाया पाकिस्तान और ये है JNK। क्लियर है बेटा? अब 1947 में 1947 में भारत क्या हो जाता है? आज़ाद हो जाता है। और माउंटबेटन योजना के अनुसार जो राज्य भारत में शामिल होना चाहते हैं वो हो सकते हैं और जो नहीं होना चाहते वो फ्री रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इसमें हम किसी तरीके का कोई बंधन नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो था, यहाँ पर जो कश्मीर के राजा थे, यहाँ पर जो कश्मीर के राजा थे, किसके राजा थे? कश्मीर के राजा थे। नाम क्या था उनका? कोई बताएगा? राजा हरि सिंह। नाम क्या था उनका? राजा। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम आज़ाद रहेंगे। अब इनका ये जो डिसीज़न है सही है या गलत है वो आपको आगे पता लगेगा।
अब स्वतंत्र रहने पर भारत ने कहा जी ठीक है, जैसा आप चाहें, आप राजा हैं, आपकी बात चलेगी। लेकिन कुछ टाइम में उनको ये पता लगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ है, इस राज्य को अपने अंदर शामिल करने की जो घुसपैठ है, वो क्या हो गई, शुरू हो गई, जिसे हम सामान्य तौर पर आज क्या नाम देते हैं, आतंकवाद। ठीक है। उस समय जो कबीलाई थे वो क्या हो गए, वो कश्मीर में घुसने लगे। और जब इसकी खबर राजा हरि सिंह को मिली तो वो भागते भागते कहाँ गए, भारत के पास आए। और भारत में राज्यों का एकीकरण का ठेका किसने लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो पटेल साहब ने कहा जी हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेटर पर साइन करना पड़ेगा। क्या है उस लेटर का नाम, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र, कि जब तक आप भारत का हिस्सा नहीं होंगे तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अब जैसे एक कहावत है, मरता क्या ना करता, तो राजा हरि सिंह ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कराए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको पहले इंटीमेट कर दिया कि हम आपकी ऐसे मदद करेंगे तो ये एक भारी मामला हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें तो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करना पड़ेगा। और यहाँ पर राजा हरि सिंह ने मजबूरन कह लीजिए या अपनी ज़रूरत के लिए कह लीजिए, इस पर हस्ताक्षर किए। और इसके अकॉर्डिंग अब ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है, भारत का है। तो एक्सेशन पर साइन किसके द्वारा कराए गए, पटेल के द्वारा। पटेल ने क्या कराया, यहाँ पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर, क्या कराया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, अपनी सेना कश्मीर में क्या भेजी, अपनी सेना भेजी। और बहुत जल्दी इन कबीलाइयों को या सो कॉल आतंकवादियों को वहाँ से खदेड़ कर बाहर भगा दिया गया। अब समस्या ये आती है कि फिर जम्मू कश्मीर में इशू क्या था। तो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का क्या दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब ये जो विशेष राज्य का दर्जा है ये स्पेसिफिक कुछ आर्टिकल्स के द्वारा दिया गया। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपने मान लिया। तो धारा 370 यहाँ पर क्या है, धारा 370 और 35A, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसके तहत इसे क्या दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अभी थोड़े दिनों पहले आपने सुना होगा कि इन दोनों को हटा दिया गया। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जो थोड़े से अशिक्षित हैं वो इसकी डिटेलिंग पे नहीं जा पा रहे। ये पूर्ण रूप से हटा नहीं है, इसके कुछ पार्ट को हटाया गया है, इसके कुछ पार्ट को हटाया गया है। क्लियर है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, जो हम अपनी आगे की चर्चाओं में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है कि धारा 370 और 35A को हटाने के पीछे क्या कारण था और पिछली जो सरकार है वो इससे क्यों बच रही थी। हम सभी को पता है हमारी करंट जो गवर्नमेंट है NDA, या जिसे आप BJP के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा इस पूरे आर्टिकल को, जो कि विशेष राज्य का दर्जा देता था, उसे समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया, कोई बताएगा? 5 अगस्त कौन सा सन, 2019। क्या चल रहा था उस समय, भारत में चल रहा था कोरोना। 2019 को ये जो बिल है ये पास कर दिया गया और उसके बाद इसको क्या बना दिया गया, एक अलग राज्य से भारत का ही एक राज्य बना दिया गया। तो अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं है और इसके लिए स्लोगन बनाया गया, एक विधान एक विधान। जैसा कि हम सबको पहले से ही पता है कि
जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो अलग था, उसके लिए कानून जो थे वो अलग थे। तो यहाँ पर क्या किया गया, एक विधान यानी कि अब पूरे भारत में जो भारत का संविधान है वो लागू होगा। एक विधान एक निशान, एक निशान का मतलब क्या हो गया, भारत के झंडे के तले ये आएगा। और उसके बाद एक प्रधान, एक प्रधान का मतलब इसका जो मुखिया होगा वो एक ही होगा। क्लियर है बेटा ये सभी, इसमें कोई डाउट? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, किन परिस्थितियों में दिया गया था? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर घुसपैठ कर रहा था और यहाँ पर सरदार पटेल ने क्या कहा कि जब तक आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। और उसके बाद शुरू से ही माने तो ये क्या है, किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान भी क्लेम करता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मानचित्र को देखेंगे तो ये जो मैंने लाइन बनाई है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये क्या है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो ये वाला हिस्सा है तो भारत का ही, लेकिन अभी इसको जो कब्जे में ले रखा है वो किसने ले रखा है? पाकिस्तान में। आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखी है? तो जब वो वहाँ पर जाता है तो कहता है कि ये तो कश्मीर का दृश्य है, तो सलमान खान क्या कहता है, फिर भारत जाना पड़ेगा। तो वो मौलवी क्या कहता है कि नहीं, कुछ हिस्सा कश्मीर का हमारे पास भी है। तो यही वो कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। क्लियर है बेटा? अभी इसकी लड़ाई जारी है और भारत जो है आज़ादी के साथ ही इस पर्टिकुलर एरिया से आतंकवाद का सामना करता रहा। लेकिन जब भी भारत UN में जाता था तो UN ने क्या कहा कि भाई ये आपका आंतरिक मामला है, ये आप अपने आप सॉर्ट आउट करें। लेकिन 9/11 जैसी बड़ी घटना के बाद आतंकवाद को एक वैश्विक समस्या के रूप में परिभाषित किया गया। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? कश्मीर में कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए शाबाश, इसको रब कर दूं। चलिए अब देखिए दूसरा जो इलाका है जिसको भारत संघ में शामिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। सुना है इसके बारे में? जो बिरयानी का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है। आप लोग बिरयानी खाते हैं, हैदराबादी बिरयानी और मुरादाबादी बिरयानी, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे, हैदराबाद को। हैदराबाद, अब देखिए हैदराबाद समस्यात्मक क्यों था? क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ थी। कहा जाता है कि अगर राजा ठीक तो प्रजा ठीक, राजा बेकार तो प्रजा बेकार। तो हैदराबाद के जो राजा हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निजाम। क्या कहा जाता है? निजाम। ये कहने का ही निजाम है, ये बहुत ज़्यादा जाम चलाते थे। मतलब कि ये राजा जो थे बड़े अय्याश राजा थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्या बनता है कि निज़ाम किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद के जो शासक थे, जो राजा थे, उन्हें क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? अभी रिसेंटली आपने देखा कि एक राज्य बना तेलंगाना। कहाँ से निकलकर बना? AP कह लीजिए या आंध्र प्रदेश से निकलकर बना। तो तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तो आप देख लीजिए शुरू से लेकर अब तक तेलंगाना जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत बनाए हुए। चलिए अब घटनाक्रम के हिसाब से समझते हैं। जैसे कश्मीर ने किया, इसने भी 1947 में क्या कहा कि मैं स्वतंत्र रहूँगा। मैं क्या रहूँगा? स्वतंत्र रहूँगा। लेकिन कश्मीर के साथ समस्या अलग थी और हैदराबाद के साथ समस्या जो थी वो अलग थी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसके लिए भी लोग ही जिम्मेदार हैं, और जब कुछ बुरा होता है तो उसके लिए भी लोग जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर इस स्वतंत्रता का विरोध हुआ। क्या हुआ? इस स्वतंत्रता का विरोध हुआ। विरोध करने वाले कौन कौन? सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी।
कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सिस्ट वाली नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी है। उसके बाद जो वहाँ की वर्तमान कांग्रेस थी उसने भी क्या किया, इसका विरोध किया, क्योंकि ये राजा अगर अच्छे होते तब विरोध नहीं होता, क्योंकि राजा ठीक नहीं थे इसीलिए क्या हुआ, विरोध हुआ। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो किसानों ने भी इसका क्या किया, किसानों ने भी विरोध किया। और इस दुनिया की आधी पॉपुलेशन यानी कि महिलाओं ने भी इसका क्या किया, विरोध किया। अब जब इतने लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो समस्या रही होगी, ऐसे ही तो समस्या नहीं होती ना, ऐसे ही तो कोई बात नहीं होती। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन सब ने जब विरोध किया तो जो निज़ाम थे उन्होंने एक गलत तरीका अपनाया। इन निज़ाम की एक निजी सेना होती थी, क्या थी, निजी सेना होती थी। इस निजी सेना को कहा गया रजाकार। क्या कहा गया, तो ये रजाकार जो थे ये दिन ब दिन अपनी संख्या बढ़ा रहे थे। ये रजाकार क्या करते थे, लूटपाट, बलात्कार, छीन झपट, इन तरीके की घटनाओं में ये संलग्न होने लगे। और अब टकराव था किसके बीच में, भारत संघ और रजाकार के बीच में। क्योंकि हैदराबाद की जो रियासत थी ये एक बहुत बड़ी रियासत थी, कोई छोटी रियासत नहीं थी। और अगर ये स्वतंत्र रहती तो हमारे लिए क्या हो सकती थी, समस्या हो सकती थी। तो यहाँ पर पहले सरदार पटेल के द्वारा बातचीत के द्वारा समस्या का हल करने का कोशिश किया गया, लेकिन तब ये जो निज़ाम है ये उनकी बात को नहीं माने। अब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर राजा जी मान नहीं रहे हैं, तो सरदार पटेल ने अपनी एक सेना की टुकड़ी यहाँ पर भेजी। अब जैसे बच्चा जब बीमार होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, दवाई लाते हैं, और बच्चा जो है वो दवाई नहीं खाना चाहता, लेकिन उसके लिए सही क्या है कि वो दवाई खाए और ठीक हो जाए। तो वही दवाई जो है वो किसने दी, सरदार पटेल ने दी। और ये जो हैदराबाद की रियासत है ये पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में था, यानी कि पाकिस्तान इसे क्या कर रहा था, भड़का रहा था। क्या कर रहा था, भड़का रहा था, और उसके इन्फ्लुएंस में आकर ही ये जो है इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा था। लेकिन जब सेना का प्रयोग किया गया तो ये मान गए, और 13 सितंबर, डेट लिखेंगे 13 सितंबर 1948 को, 13 सितंबर 1948 को ये जो निज़ाम थे इन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण। क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, और ये भारत का एक हिस्सा बना। यहाँ तक क्लियर है बेटा, कोई डाउट, फटाफट नोट कर लेंगे जो बोर्ड पे लिखा है। 13 सितंबर 1948 को समर्पण कर दिया गया। अब देखिए यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है कि रज़ाकार कौन थे। तो रज़ाकार क्या थे, हैदराबाद की निज़ाम की प्राइवेट फोर्स थी, निजी सेना थी, उसे रज़ाकार कहा जाता था। क्लियर है बेटा, चलिए शाबाश। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मणिपुर की। मणिपुर कहाँ है, कोई बताएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। और अगर आप केबीसी को अच्छे से देखते हैं, केबीसी बोले तो कौन बनेगा करोड़पति, आइए बैठिए हॉट सीट पर। तो वहाँ पर एक ऐड बना था, तो वहाँ पर एक ऐड बना था, और उस ऐड में जो लड़की होती है वो मणिपुर की होती है। क्वेश्चन आता है कि मणिपुर किस देश में स्थित है। तो सारे उसको कहते हैं यार कितना पागल लड़की है, ये खुद मणिपुर की है और पूछ रही है कि मणिपुर किस देश में है। तो वो क्या कराती है, वो ऑडियंस पोल कराती है और सब इंडिया जवाब देते हैं, और वो कहती है कि जानते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। तो आप देखेंगे रोड पर जब सिक्किम की, मणिपुर की या
सेवन सिस्टर्स की कोई बहू बेटी जा रही होती है, हम उसे प्रोनाउंस करते हैं चिंकी, नेपाली या ऐसा कुछ। तो ये जो लड़ाई है ये किसकी है? पहचान की है। और वो लड़की भी वहाँ पर क्या चाह रही थी? पहचान चाह रही थी। तो आप कभी वैसे गूगल का टाइम है, यूट्यूब का टाइम है, फटाफट टाइप करेंगे वो ऐड आपके सामने आ जाएगी, बहुत कुछ रिकॉल होगा। तो जैसी पहचान आप अपने लिए चाहते हैं वैसे ही दूसरी चाहते हैं। तो मणिपुर के साथ भी यही कॉन्सेप्ट था। तो मणिपुर क्या चाह रहा था? स्वायत्तता। क्या चाह रहा था? स्वायत्तता। और यहाँ पर जो लड़ाई थी वो पहचान की थी। क्लियर है बेटा? मणिपुर के महाराजा थे बोधचंद्र सिंह। मणिपुर के महाराजा का नाम क्या था? तो ये बोधचंद्र सिंह ने भी कुछ जो अड़चन है वो अड़ाई। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ा? हमें थोड़ा सा संयम रखना पड़ा और उस संयम के बाद ये भी भारत का एक हिस्सा बन गया। क्लियर है बेटा? मणिपुर के बारे में आप एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख सकते हैं कि भारत का ये पहला राज्य है। क्या है ये? मणिपुर क्या है? भारत का पहला राज्य, जहाँ पर सबसे पहले, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो दिया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आप सभी को पता है क्या होता है? कि एक निश्चित आयु पूरी करने के बाद सभी को वोट देने का अधिकार है। और ये कब किया गया? 1948 जून में। 1948 जून में इन्हें क्या प्राप्त हो गया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है? फटाफट ये पॉइंट लिखेंगे। 1948 में जून में मणिपुर एक ऐसा राज्य था जिसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में शामिल होने का फैसला लिया। इसके बाद आज हम जो लास्ट राज्य डिस्कस करेंगे वो रहेगा जूनागढ़। तो जूनागढ़ और हैदराबाद की मैं बात करूं तो दोनों में स्थितियां जो थी वो सामान्य थी। जूनागढ़ कहाँ पर है, कोई बता सकता है? जूनागढ़ जो है अगर सामान्य तौर पर आप देखेंगे गुजरात की तरफ है और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस या पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा था। जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। और आप देखेंगे कि अगर ये हिस्सा, ये जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल हो जाता तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होना था। क्यों होना था? और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो स्पेशल इंटरेस्ट दिखा रहे थे। वो कह रहे थे कि आप आइए और हमारे में शामिल हो जाइए, क्योंकि ये बंदरगाह की दृष्टि से देखेंगे, भारत में एंट्री के डिस्ट्रिक्ट से देखेंगे तो ये एक ओपन एरिया था जहाँ से भारत में कभी भी आसानी से घुसा जा सकता था। तो इसके भी जो नवाब थे उनको मनाने में बड़ा समय लगा। यहाँ के शासक को भी क्या कहा गया? नवाब। इनको भी मनाने में हमें काफ़ी समय जो है वो लगा। अब इसके जो नवाब थे और सरदार पटेल के बीच में संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन ये भी लास्ट तक कश्मकश में रहा। और उसके बाद कुछ प्रलोभन के बाद ये क्या होता है? भारत में शामिल होता है 9 नवंबर 1947 में। कब होता है? 9 नवंबर 1947 में ये भी क्या बन जाता है? भारत का हिस्सा बन जाता है। और ज़्यादा दबाव ना झेलने के कारण नवाब साहब कहाँ भाग जाते हैं? पाकिस्तान में भाग जाते हैं। क्लियर है बेटा? तो देखिए यहाँ से आपका जो छोटा क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि जूनागढ़ जो रियासत है वो भारत में कब विलय होती है? जल्दी बताइए। 9 नवंबर 1947 को भारत में इसका विलय हो जाता है। इज़ दैट क्लियर बेटा? कोई डाउट इसमें? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।